Welcome friends. Today we are starting class 7th, chapter number 2 of civics. The role of government in the health. हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट की क्या रोल है, क्या चीज़ गवर्नमेंट करती हैं हमारी सेहत का ध्यान रखने के लिए, ये बेसिकली हमारा टॉपिक है। अब पहले हम बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होती है? एन एबिलिटी टू लिव अ लाइफ एंजॉयबल मूवमेंट, हमारी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीना, ये हमारे लिए हेल्थ है। हमारी जिंदगी को बगैर किसी बीमारी के, विदाउट एनी इलनेस और विदाउट एनी इंजरीज, दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम हमारी ज़िंदगी को हैप्पी तरीके से जिए, इलनेस नहीं हो और इंजरीज नहीं हो। इलनेस बीमारियां, इंजरीज चोट, कुछ घाव वगैरह, वो चीज़ जब नहीं होगी तब हम बोल देंगे कि वी आर इन अ हेल्दी स्टेट। मैंने इंजॉयबल वर्ड भी बोला क्योंकि एक बीमारी होती है टेंशन, तो वहाँ वो टेंशन भी एक डिसीज़ है, एक इलनेस है, ठीक है। तो हमारी लाइफ को हम लोग एंजॉय करें, वो हमारे लिए हेल्थ है। अब हेल्थ जो है वो हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक एट लार्ज, हमारे देश में मोर देन 135 करोड़, या हम बोल दें 130 करोड़ तो अप्रॉक्सीमेट होंगे, हालांकि अभी सेंसस नहीं हुआ है। 2011 का ही सेंसस है हमारे पास, जिसमें 121 करोड़ की पॉपुलेशन है, और हम अभी 2020 में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 130 हो गया होगा ना। तो इन लोगों की, हमारी पॉपुलेशन की हेल्थ का ध्यान रखना, ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। हालांकि हमारी भी ड्यूटी है कि हम हमारी हेल्थ का ध्यान रखें। तो मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पे बात करी गई है तनाव, और दूसरी बात करी गई है एनेक्शियस। एनेक्शियस का मतलब होता है चिंताएं। तो हमारी चिंताओं को, हमारे तनाव को, हमारी डिप्रेशंस को, हमारे जो भी मेंटल इलनेस से लेके हमारी फिजिकल इलनेस जो हैं, उन सभी को क्योर करने का, उन सभी को सही करने की जिम्मेदारी डॉक्टर्स पे होती है, स्टेट गवर्नमेंट पे होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे होती है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स पे होती है। तो हेल्थ केयर इन इंडिया, हम पोजीशन की बात करें, हेल्थ केयर इन इंडिया की क्या पोजीशन है? हमारे पास जो बुक है एनसीईआरटी, वो तो पुरानी है। हम डेटास पे बहुत कम बात करेंगे, डेटास जो रहेंगे वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अभी हम इसको 2020 में बात कर रहे हैं, 2021 2022 में भी अगर हम देखेंगे तो डेटास चेंज हो जाएंगे, पर हम एक रफ डेटा पे बात जरूर करेंगे। हम बात करते हैं, हमको दिया हुआ है हेल्थ केयर इन इंडिया में, इस टॉपिक पे हम बात करें, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। हमारे इंडिया में हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी मिलती हैं? तो हमारे यहाँ पे कुछ सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। तो हम रफ तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ कुछ गवर्नमेंट, जिसको हम पब्लिक बोलेंगे, और दूसरा जो हो गया वो हो गया प्राइवेट। हॉस्पिटल की जब हम बात करेंगे तो हमको पब्लिक, हम लोग गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं, पब्लिक जब भी हम बात करेंगे तो वो हमारा गवर्नमेंट के लिए होगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, वो भी है हमारे देश में, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारे देश में होते हैं। हम यहाँ पे कुछ डेटास जो थे हमारे, हम लोग बेसिकली डेटा तो बात नहीं करेंगे, पर हम लोग 1950s की बात करें तो 1950s के समय में हमारे देश में कुछ 2700 हॉस्पिटल्स थे। बट आज हम बात करें तो हमारे देश में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके, छोटे छोटे क्लिनिक से लेके बड़े बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स तक हमारे देश में हमको मिलते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो पुराना डेटा है कि 15,000 डॉक्टर्स हमारे देश में बनते हैं हर साल लोग हमारे देश में, और विदेश से पढ़ के इंडिया में आने वाले। हमारे देश में भी कई टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। हम लोग ने देखा हुआ है कि हमारे यहाँ एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स होते हैं, हमारे यहाँ
होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स होते हैं, और भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं डॉक्टरी की, और वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट होता है, कोई ईयर स्पेशलिस्ट होता है। तो डिफरेंट टर्म, डिफरेंट फील्ड के हमारे यहाँ डॉक्टर्स मिलते हैं, और उनके क्लिनिक्स भी होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स, छोटे मोटे हॉस्पिटल्स भी होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी होते हैं, और वैसे ही हमारे पब्लिक सेक्टर में भी हम बात करें तो छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स से लेके बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे देश में मिलते हैं हमको। अब हम बात करें पब्लिक के लिए, तो पब्लिक के लिए बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हमको दो वर्ड्स और दिख, वो दिख रहा है एक मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना। व्हाट इज मेडिकल टूरिस्ट? टूरिस्ट तो हम सब जानते हैं, टूरिस्ट में मतलब कहीं घूमने जाना, किसी प्लेस को एंजॉय करने जाना, किसी प्लेस को देखने जाना। अब मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं? तो जब कोई व्यक्ति मेडिकल कंडीशंस के कारण ट्रैवल करता है, जैसे हम बात करें कि हमारे आसपास की, इंडिया के आसपास की बहुत सारी ऐसी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी इंडिया में है। या हम बात करें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में मेडिकल कंडीशन जो है, स्पेशली हम बात करेंगे अमेरिका में, यूएसए में मेडिकल कंडीशंस हमसे बहुत अच्छी है, फ्रांस में हमारे यहाँ से बहुत अच्छी है, इटली में हमारे यहाँ से हेल्थ कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छी हैं। तो आसपास जो छोटे देश हैं या जो गरीब देश हैं, वो उन देशों के जो सिटीजन्स हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनकी कंट्रीज़ में उतनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल, तो वो अपने देश से इंडिया आते हैं इलाज करवाने, केवल मेडिकल पर्पस पे, केवल काय के लिए आए हैं? अपना इलाज करवाने। हो सकता है वो हार्ट की सर्जरी करवाने आए हों, हो सकता है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करवाने आए हों, हो सकता है वो अपने बाकी और किसी डिसीज़ के लिए इंडिया आए हों, पर वो केवल और केवल मेडिकल पर्पस से इंडिया आते हैं। या हम बात करें कि हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमको प्रॉपर यहाँ इंडिया में इलाज नहीं हो पाता है, या उतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हमको नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। हालांकि हमारे देश में बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, पर फिर भी अगर किसी की इच्छा होती है और वो फॉरेन कंट्रीज़ में अगर जाके इलाज करवाता है, तो वो लोग जो या इंडिया में आए हैं या इंडिया से बाहर गए हैं मेडिकल कंडीशंस के कारण, तो ऐसी मेडिकल कंडीशंस के कारण जो इलाज करवाने के लिए एक जगह से दूसरे प्लेस तक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेडिकल टूरिस्ट। आगे हम बात करें कम्युनिकेबल डिसीजेस। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीजेस आर कॉज्ड बाय वाटर। पानी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस? ऐसी डिसीजेस जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी सोर्स से फैल जाती हैं। जैसे हम बात करें, हम लोग 2020 में हैं, कोरोना, कोविड-19, जो कोविड-19 डिसीज़ है या जिसको हम लोग कोरोना वायरस डिसीज़ बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिसीज़। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली, चाहे किसी सोर्स से, जैसे हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, या किसी और ऑब्जेक्टिव के थ्रू। हमारे यहाँ पे जो डिसीज़ फैलती है वायरसेस के लिए, जैसे हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स दिए हमको कम्युनिकेबल डिसीजेस के, हम ओल्ड एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। वॉर्म्स, हेपेटाइटिस, डायरिया, ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर्स नहीं मिल पाने के कारण, स्वच्छ पानी नहीं मिल पाने के कारण ये डिसीजेस मेनली होती है। 21% जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो पानी होता है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर अच्छा पानी, क्लीन वाटर नहीं मिलेगा, जो ड्रिंकेबल वाटर है वो अगर एक्सेस नहीं है उस व्यक्ति के पास, उसके घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, या उसको पानी अच्छा पीने को नहीं मिल रहा है, तो उसको बीमारी होती है। उस बीमारी को चूंकि वो पानी के कारण हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीजेस। नाउ
आगे हम बात करते हैं इसी में, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मेडिसिन। इंडिया जो है वो मेडिसिन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। इंडिया जो है वो मेडिसिन बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इंडिया में बनती हैं और इंडिया से विदेशों में एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड हमको दिया हुआ है, हम उससे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हमको 2 स्टोरी दी हुई है, मतलब एक स्टोरी दी हुई है 2 बच्चों के लिए, एक रंजन है और एक अमन है। रंजन और अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, while Ranjan is a well-to-do family and Aman parents have to struggle to earn meets। रंजन जो है वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और अमन जो है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। तो रंजन अपना इलाज, रंजन जब बीमार पड़ता है तो वो अपने इलाज के लिए प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पे या प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंड होता है। पर जब हम अमन की बात करेंगे तो अमन चूँकि उसके पेरेंट्स जो है वो गरीब हैं, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे डिपेंड है। अब दोनों की स्टोरी कुछ ऐसी है शॉर्ट में कि रंजन जब बीमार पड़ता है, उसको बुखार आता है और वो जब किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तब वो बोलता है कि मैं जैसे ही उस हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी 5 स्टार होटल में आ गया हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छी स्मेल थी, फुल्ली फर्निश्ड था, मतलब अच्छे डेकोरेशन था, एसी लगा हुआ था, सेंट्रलाइज्ड एसी था, माहौल जो था वो ठंडा था और वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए मुझे ज़्यादा देर वेट करना नहीं पड़ा। और मैं जैसे ही डॉक्टर के पास गया उसने मुझसे बातें करी और उसके बाद उसने मुझे बहुत सारे टेस्ट लिख के दिए, बहुत सारे डायग्नोसिस लिख के दिए और वो डायग्नोसिस करवाने के बाद उसने मुझे दवाइयाँ दी और दवाई दे के मैं घर आ गया। और मुझे इसके लिए हमारी बुक के हिसाब से 3500, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। दूसरी तरफ हम बात करें अमन के लिए, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, उसने कहा कि मैं जिस हॉस्पिटल में गया था वहाँ की कंडीशन ऐसी तो नहीं थी, वो कंडीशंस इससे बिल्कुल विपरीत थी, जस्ट अपोजिट थी। वहाँ पे एक स्मेल आ रही थी जो कि ऑब्वियस सी बात है, उसको हम फिनाइल की स्मेल बोल सकते हैं। तो वो एक फिनाइल की स्मेल आ रही थी। वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और वहाँ हमको मुझे कोई ज़्यादा टेस्ट वगैरह करवाने के लिए नहीं बोला गया। वहाँ डॉक्टर ने देखा कि हाँ मैं बीमार हूँ और उसने मुझे कुछ दवाइयाँ उसी के पास से दे दी या उन्होंने लिख के दे दी और मुझे वहीं हॉस्पिटल से वो दवाइयाँ मिल गई और मुझे उसके लिए केवल 150 रुपीज़ खर्च हुए। कई हॉस्पिटल्स में तो इतने भी नहीं होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो अब हम बात करें कि एक वो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगी, एक वो हॉस्पिटल है जहाँ पे बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट लगी। ये हमको इस स्टोरी बोर्ड के थ्रू समझने को मिला। तो दोनों की कंडीशंस हमने देखी। अब हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज पे। पहले हम बात करेंगे पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हम पहले बात करेंगे PHC, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स। अगर हम लोग पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर की बात करें तो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर पे हम गांव तक भी जाएंगे तब भी हमको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम्स मिलते हैं। वहाँ छोटे छोटे गांव में एक बिल्डिंग होती है, बहुत छोटी होगी भले से, पर वहाँ पे एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे एक डॉक्टर बैठा हुआ होता है और वो छोटे मोटे इलाज करते हैं, मतलब जैसे सर्दी खांसी मलेरिया इस टाइप के वो इलाज करते हैं वहाँ पे। और ऑपरेशंस वहाँ पे नहीं होते हैं, केवल जो डेली के प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं, जो नॉर्मल डिसीजेस हैं, उसके इलाज के लिए हमको विलेजेस पे या ग्राम पंचायत पे
हमको ये सिस्टम देखने को मिल जाता है। या कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस पे हमको ये PCH देखने को मिल जाता है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, PHC। दूसरा हम बात करें इससे ऊपर, अभी हम पब्लिक हेल्थ केयर पे ही बात कर रहे हैं, गांव के बाद हम आ जाते हैं ब्लॉक लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी चीज़ों का डिसीज का इलाज होता है, पर कुछ जो बड़ी डिसीजेस होती हैं जैसे कैंसर, हार्ट के लिए प्रॉब्लम, इनके लिए शायद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इलाज ना हो पाए, या हो भी जाता है जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होती है। फिर हम बात करें किसी सिटी एरिया के पब्लिक हॉस्पिटल की, तो हमको किसी सिटी एरिया में हम बात करेंगे मेट्रो सिटीज़ में, तो हमको वहाँ पे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हमको सभी ऑपरेशंस, सभी बीमारियों के, सभी डिसीजेस के हमको ट्रीटमेंट आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। वहाँ पे सभी डायग्नोसिस जो होते हैं जैसे एक्सरे वगैरह या फिर पैथोलॉजिकल जो भी डायग्नोसिस होते हैं वो सब हमको वहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। गांव में जो अवेलेबल नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ जांचें जो हो जाती हैं वो डायग्नोसिस अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, और सिटी लेवल पे सभी अवेलेबल हो जाते हैं। प्राइवेट के लिए अगर हम बात करें तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पे अगर हम देखें तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम पे हमको सभी डायग्नोसिस मिल जाते हैं, पर ये बहुत कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इनमें बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करी जाती है, बहुत महंगे होते हैं। नाउ ये भी हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल से हम करेंगे तो हमको मिल जाते हैं। इसमें केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, नाउ व्हाट इज एग्जाम तो क्वालिफाई कर ली पर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। किसने रजिस्टर्ड नहीं हुआ? गवर्नमेंट को अपना प्रैक्टिस के बारे में उसने नहीं बताया है, गवर्नमेंट नहीं मिला है, वो डॉक्टर का इलाज नहीं कर रहा। बस केवल वो डॉक्टर जिन्होंने अपनी जो डॉक्टर की एग्ज़ाम है वो तो पास कर ली है, साथ ही गवर्नमेंट से अपना एक एरिया में प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस भी ले लिया है, ही लोग प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को रन कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा हम पैथोलॉजिकल लैब्स वगैरह हम देखते हैं तो पैथोलॉजिकल लैब्स भी प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में आती हैं। सरकारी अस्पताल में भी चेकिंग्स होती हैं, डायग्नोसिस होते हैं, प्राइवेट में भी मिल जाते हैं। सरकारी में हमको थोड़ी सी सस्ते में हो जाता है, यहाँ थोड़ा महंगा होता है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, यहाँ फैसिलिटीज़ कम होती हैं ना। आगे हम बात करें के लिए बात करी, हम लोगों ने अवेलेबिलिटी के लिए बात करी। हमको जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो हमको गांव तक मिल जाता है, प्राइवेट हो सकता है गांव तक अवेलेबल ना हो, किसी एरिया में हो भी सकता है कि वो अवेलेबल हो, किसी एरिया में नहीं भी होगा। नाउ आगे हम बात करें गवर्नमेंट जब इतना कम पैसा ले रही है, जैसे हमने बात करी कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कंडीशन ये होती है कि हमको केवल 5 रुपये महीने करना होता है, जिससे हमारा इलाज हो जाता है, या 50-100 रुपये में हमारा नॉर्मली हमको दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, हमारा इलाज नॉर्मल डिसीजेस का हो जाता है। तो गवर्नमेंट इतने सस्ते में इलाज कर रही है, इतने कम पैसे लेती है, तो गवर्नमेंट इतना बड़ा हॉस्पिटल रन कैसे कर पा रही है? तो रन ऐसे कर पा रही है कि जो जितने भी सरकारी व्यक्ति होते हैं या जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, जो जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, वो टैक्सेस जो पे करेंगे, मतलब जिस व्यक्ति ने एक रिक्विसाइट लिमिट के ऊपर, एक लिमिट के ऊपर अगर पैसा कमाता है तो उसको कुछ टैक्स पे करना होते हैं। तो जब वो टैक्स पे करता है तो टैक्स पे करने से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है, उस गवर्नमेंट की जो इनकम है उसको गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ केयर में कुछ परसेंटेज खर्च करती है। जैसे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट रोड बनवाती है, गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट्स वगैरह करवाती हैं, गवर्नमेंट हमारे घर तक पानी के कनेक्शंस पहुंचाती है, गवर्नमेंट हमारे घर तक ड्रेनेज लाइन वगैरह की व्यवस्था करवाती है, गवर्नमेंट हमारे लिए जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं उन सब की व्यवस्था करवाती है। उसी बेसिक चीज़ में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी एक पार्ट होता है और वो उसके लिए हमारे से पैसे लेती है टैक्स के फॉर्म में और हमको फैसिलिटी सस्ते में देती है।
या तो फ्री में देती हैं या फिर लो कॉस्ट पे वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हैं। इस हकीम शेख, पेज नंबर 21 दिया हुआ है मेरी एनसीईआरटी में। हकीम शेख की स्टोरी दी हुई है और एक इंसिडेंट्स को उसमें बता के रखा हुआ है। पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, ये 1992 का इंसिडेंट है। बेसिकली इसका ये कहना है कि एक व्यक्ति जिसका नाम हकीम शेख था, कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, उस व्यक्ति को जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबर था, उसको इंजरी हुई, वो उसको कुछ चोट लगी और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना था। पर उसको हॉस्पिटल में एडमिट, या तो कोई हॉस्पिटल उसको ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, या फिर ये बोल रहा था कि हमारे यहाँ ये डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। उसको कई हॉस्पिटल से वापस लौटा दिया गया कि नहीं, हमारे यहाँ तो आपका इलाज नहीं हो, अवेलेबल नहीं है, या फिर हमारे पास अभी बेड्स अवेलेबल नहीं है। और वो 14 आवर्स तक उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। जब 14 आवर्स तक ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, फिर हालांकि उसको बाद में ट्रीटमेंट मिल गया, पर हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में एक नियम बना दिया कि किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल द्वारा, वो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल हो, डिनाइड नहीं किया जा सकता है। आपको पास बेड की अवेलेबिलिटी हो या ना हो। हमने कई बार देखा होगा कि पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको कई पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़मीन पर सोए हुए मिलते हैं, या एक ही बेड पे 2 जगह मिल जाते हैं। पर हम उसको पॉजिटिव वे में देखें तो वो कभी भी किसी पेशेंट्स को इलाज करने से मना नहीं करते हैं। नाउ आगे हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे भी, यूनिसेफ की हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया में कुछ रूल्स वगैरह बनाती हैं और लोगों के लिए काम करती हैं। उसके लिए हम इतना ही अभी अगर जान ले तो हमारे लिए इनफ होगा। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक चिल्ड्रंस फंड बना के रखा है। उस चिल्ड्रंस फंड का काम ये है, यूनिसेफ उसका बोला जाता है, UNICEF। तो चिल्ड्रंस के लिए जो फंड बना है वो बच्चों का इलाज करवाते हैं। जैसे हम बात करें कि हमारे देश में अगर पोलियो की हम बात करें, हमारे कुछ सालों पहले हम देखेंगे तो हमारे यहाँ पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी इंडिया में, पर अब वो पोलियो हमारे यहाँ से ख़त्म हो चुका है और पोलियो की ड्रॉप्स जो है वो हमारे यहाँ बच्चों को पिलाई जाती है। तो उसके लिए क्या क्या फ़ंड की ज़रूरत होती है, कैसे उसके लिए हमको इलाज करना है, क्या क्या दवाई पिलाना है, क्या करना है, ये सभी न केवल इंडिया में बल्कि दुनिया के हर देश में उसके लिए गाइडलाइंस बनाने का काम करती है यूनिसेफ। और जो देश में गरीबी होती है वहाँ पे अगर गवर्नमेंट फ्री में वो पोलियो वगैरह की दवाई नहीं दे पाता, या किसी भी डिसीज़ की दवा जो हमको गवर्नमेंट से जो वैक्सीन्स वगैरह लगाई जाती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए गवर्नमेंट को फंड भी प्रोवाइड किया जाता है। ये यूनिसेफ काम करती है। आगे हम बात करें हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी। इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सभी के लिए हमारे देश में हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है? तो यहाँ हम बात करेंगे, एक कुछ लाइन रीच करना चाहूँगा। इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन्स दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। अगेन एक लाइन छोड़ के, it is reported in a study that 40% of the people who are admitted in the hospital for some illness or injury have to borrow money and sell some of their possessions to pay for the expenses। हमारे देश में जैसे हम देखते हैं कि कई बार जो पुअर्स होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, उनको जब कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो बड़ी बीमारी
ट्रांसप्लांटेशन या और कोई ऐसी बड़ी बीमारी अगर हो जाती है तो उनको बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो उनको अपने कुछ बिलोंगिंग्स जो होती है, जैसे उनका घर है या उनके पास जो ज्वेलरीज होती हैं या उनके पास और कुछ पोजीशंस में होता है व्हीकल्स वगैरह, वो उनको सोल्ड आउट करना पड़ते हैं ताकि वो मेडिकल एक्सपेंसेस को, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के जो बिल्स हैं उसको पे ऑफ कर सकें। तो 40% हमारे देश में ऐसा रेशो है। पर अगर हम बात करें पब्लिक गवर्नमेंट की, पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ हमको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशंस मिलते हैं या फ्री के ही दाम पे, लो कॉस्ट पे हमको ऑपरेशंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप किया गया है। इसमें अब हमको दो केस स्टडीज दी गई हैं, दो सिचुएशंस के बारे में बताया गया है, द केरला एक्सपीरियंस एंड द, तो हम पहले बात कर रहे हैं, मैं कुछ लाइन यहाँ पे रीड आउट। The Kerala government made some major changes in the state. 40% of the entire budget. Now what is the meaning of budget? बजट मतलब गवर्नमेंट को अगले साल क्या क्या खर्च करना है। ध्यान से सुनेंगे थोड़ा। गवर्नमेंट को अगले साल नेक्स्ट ईयर में किस किस चीज़ पे कितना कितना खर्च करना है, उसका जो वो पहले से एस्टिमेट तैयार करती है, पहले से डिसाइड कर लेती है कि हमको इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करना है, इस चीज़ के लिए इतना करना है, रोड के लिए इतना खर्च करना है, हमको पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इतना खर्च करना है। ये जो एस्टिमेट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं बजट। तो 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत। 1996 में केरला ने 40% अपने बजट का पंचायत को दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड देयर रिक्वायरमेंट्स। ताकि जो वाटर की प्रॉब्लम्स हैं विलेज लेवल पे उसको ख़त्म किया जा सके, या फिर जो और अदर रिक्वायरमेंट्स हों, वो चाहे उनकी वाटर से रिलेटेड हो या फूड से रिलेटेड हो या वुमेन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन से रिलेटेड हो। महिलाओं के लिए एजुकेट करना, महिलाओं को एजुकेट करने के लिए हो या बच्चों को एजुकेट करने के लिए हो, महिलाओं को अवेयरनेस फैलाने के लिए हो महिलाओं में, या फूड अवेलेबिलिटी करवाने के लिए हो, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए हो, या वाटर फैसिलिटी के लिए हो। ये उन्होंने 40% अपने बजट का, एक स्टेट के बजट का 40% उन्होंने खर्च किया। और उन्होंने सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, insufficient hospital bed, not enough doctors remain and this need to be addressed। जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, या जहाँ पे हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे, या फिर मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पे ये सब चीज़ों को फुलफिल किया गया। और हेल्थ केयर इंडेक्स उन्होंने बढ़ाया, मतलब लोगों को अवेयरनेस दिखाई। आगे हम बात करें द कोस्टा रिकन अप्रोच। कोस्टा रिका एक कंट्री है अमेरिका में, मतलब हम बात करें तो वो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो इस तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है या यूएसए वगैरह है, और नीचे मैक्सिको वगैरह होते हुए, तो यहाँ इस चैनल पे, और यहाँ से हम वापस बात कर लेंगे तो इस तरफ आके और साउथ अमेरिका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे वो कोस्टा रिका कंट्री है। आप मैप पे देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप पे। कोस्टा रिका कंट्री जो है वहाँ पे परमानेंट आर्मी नहीं है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिसाइड किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी शायद आर्टिकल 12 है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का, आप कंफर्म कर सकते हैं एक बार। आर्टिकल नंबर 12 उनका ये बोलता है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का, कोस्टा रिका के, कि हम लोग परमानेंट आर्मी नहीं रखेंगे। मतलब हमारे देश की अगर हम बात करें या दुनिया के किसी भी देश की बात करें, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन बॉम्ब्स और एटम बॉम्ब्स और
पता नहीं क्या क्या इक्विपमेंट्स पे हम लोग आर्मी पे खर्च करते हैं। बट कोस्टा रिका एक ऐसी कंट्री थी जहाँ उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे पास हम लोग आर्मी रखेंगे ही नहीं, और केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक छोटी सी आर्मी हम लोग करंट में मेंटेन करेंगे। आज भी वहाँ पे एक छोटी सी आर्मी रखी जाती है, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं है उसमें, और वो भी केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ दंगे वगैरह अगर हो जाए तो उस सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो कोस्टा रिका जो था, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा व्यक्ति की हेल्थ। उन्होंने हेल्थ पे शुरुआत से फोकस किया। उनका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके देश का संविधान जो था वो भी यही बोलता था कि देश में लोगों की हेल्थ को मेंटेन करना। उन्होंने अपने ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और हाउसिंग डेवलपमेंट और हेल्थ केयर एजुकेशन को या हेल्थ केयर डेवलपमेंट को उन्होंने खर्च किया। तो उसमें वो छोटी सी कंट्री ने दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए केस या एक मिसाल के तौर पर पेश किया कि हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम को हुआ। अब हम बात करें ग्लॉसरी की, तो पब्लिक के लिए दिया हुआ है। पब्लिक मतलब हम लोग बात करें कि ऐसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ या गेस्ट हाउस या ऐसे सभी चीज़ें, टेलीफोन सर्विसेज या और कुछ भी चीज़ें जहाँ पे पब्लिक को एक्सेस दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सिस्टम या गवर्नमेंट। हम सीधे सिंपल में समझ सकते हैं जो सरकारी होता है। दूसरा हम बात करेंगे प्राइवेट। तो प्राइवेट के लिए अगर हम बात करें, जो कि खुद के पैसों से बनाया जाता है किसी इंडिविजुअल द्वारा, या तो किसी इंडिविजुअल द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा, या तो सिंगल किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है या फिर कुछ लोगों ने मिलके बनाया है, जिसमें ना तो गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया है और ना ही गवर्नमेंट कोई उनकी मदद वगैरह करती है, वो खुद ही अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। मेडिकल टूरिस्ट हमने समझ लिया था, कम्युनिकेबल डिसीज भी समझ लिया था। नाउ कम्स टू द OPD। OPD आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको वहाँ पे एक OPD लिखा हुआ एक कमरा मिलता है। ये क्या होता है? OPD एक ऐसा प्लेस होता है किसी हॉस्पिटल में, ये लगभग सभी हॉस्पिटल्स में आपको मिलेगा, जहाँ पे आउट पेशेंट्स को, मतलब जिन पेशेंट्स को एडमिट नहीं किया गया है फिर भी उनका इलाज करा जा रहा है, मतलब उनको एडमिट नहीं करते हैं। एडमिट करेंगे तो वो हॉस्पिटल में उनको एक बेड अलॉट कर देते हैं, एक रूम अलॉट कर देते हैं, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। पर यहाँ पे जो छोटी मोटी डिसीज़ होती हैं, सपोज करिए किसी को केवल फर्स्ट एड की ज़रूरत है या किसी को केवल एक छोटी मोटी दवाइयों की ज़रूरत है, उसकी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि उसको अपन हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, तो उनको डॉक्टर्स होते हैं OPD में, उनको वहीं के वहीं चेक करते हैं और उनको जो भी चार्जेस होते हैं उनसे लेके और उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा चैप्टर था हेल्थ केयर सिस्टम पे। हमको केवल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताया गया था। 2-3 हमको इसमें वोकेबलरी हमको सीखी हमने, एक तो मेडिकल टूरिस्ट, कम्युनिकेबल डिसीजेस और OPD। तो केवल हमारे 3 मेन वर्ड्स जो हैं OPD, कम्युनिकेबल डिसीजेस और मेडिकल टूरिस्ट, ये 3 वर्ड और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, इसको एक एक लाइन में समझें तो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल, ये हमारे बेसिकली सब्जेक्ट था। तो टफ तो कुछ था नहीं, होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।